नमस्कार दोस्तों, पाणिनि पाठशाला में आपका स्वागत है। पाणिनि पाठशाला कक्षा 6 से 12 तक लगभग सारे विषय कवर करती है। आज हम इसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक कक्षा के छात्रों के लिए विशेष रूप से ग्रामर का कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। व्याकरण का सामान्य परिचय। आप जानते हैं कि व्याकरण मुख्यतः भाषाओं के होते हैं, तो भाषा की परिभाषा सबसे पहले हम देने की प्रयास करेंगे। भाषा उस साधन का नाम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव, मुख्य आप याद रखें कि भाव और दूसरे विचारों को अभिव्यक्त करता है। और किसको करता है? दूसरों को। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य उपकरण है, एक साधन है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति यानी भाषा शब्द बना कैसे है, इस विषय में हम जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा किसी भी समाज या वर्ग को विशेष लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान और विनिमय करते हैं। हम अब संस्कृत पर आते हैं, क्योंकि हम कक्षा ये जो हमारा वीडियो है वह पुनः याद दिला दें कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है और 9th और 10th के विद्यार्थी भी इससे बेसिक सीख ले सकते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। यह समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। भारत की लगभग जितनी सारी भाषाएं हैं उन भाषाओं की जननी माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ विदेशी भाषाओं की भी संस्कृत को जननी माना जाता है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध या परिपूर्ण भाषा। संस्कृत पूर्णतया एक वैज्ञानिक भाषा है और ये मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर इसको संस्कृत में आपस में बोलचाल की भाषा के रूप में जो है प्रसिद्ध है। इसे देववाणी या सुर भारती के नाम से भी जाना जा सकता है। कुछ भारतीय भाषाएं जिनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि संस्कृत से डायरेक्ट बनी हैं, उसमें हिंदी है, बांग्ला है, मराठी है, सिंधी है, पंजाबी है, नेपाली है इत्यादि इसी से जो है मुख्यतः बने हैं। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सारे ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक धर्म से जैसे ऋग्वेद इत्यादि 4 वेद जो हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसके अलावा कालिदास इत्यादि बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं भी संस्कृत भाषा में ही लिखी है। आइए हम चलते हैं अब संस्कृत व्याकरण पर। व्याकरण के विषय में पढ़ने से पहले हम व्याकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि व्याकरण किसे कहेंगे। तो व्याकरण किसी की कोई भी भाषा जो होती है उसे शुद्ध कैसे बोला जाता है, उसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, उसको शुद्ध कैसे पढ़ेंगे इत्यादि या उसके व्याकरण पर निर्भर करता है। इसलिए हमें व्याकरण को जानना आवश्यक हो जाता है। आप जानते हैं कि भाषा पहले होती है, व्याकरण उसके बाद बनाए जाते हैं। अतः उसकी शुद्धि के लिए अर्थात अन्य किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए व्याकरण ग्रंथों की रचना की जाती है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसके सम्यक ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वर्तमान में उपलब्ध व्याकरण हम पाणिनि जो महर्षि हैं, जिनके आधार पर या जिनके नाम पर ही हमारे चैनल का नाम रखा गया पाणिनि पाठशाला, तो उनके द्वारा जो ये ग्रामर दिया गया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है। इसमें 8 अध्याय हैं। कहीं भी पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि के द्वारा। अब हम भाषा की सबसे छोटी इकाई है उस पर आते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण की परिभाषा है वर्ण्यते अभिव्यज्यते व लघुतमः ध्वनि येन स वर्णः, जिसके द्वारा यह ध्वनि का कोई भी वह लघुतम अंश जो अखंडित हो, यानी जिसको आगे आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। जैसे रामः, ये एक शब्द है हमारे पास संस्कृत का, लेकिन यह एक वर्ण नहीं है। इस राम शब्द के अंदर र है पहले, फिर उसमें आ की मात्रा है, फिर माँ है, फिर माँ में अ की मात्रा है और उसके पश्चात लास्ट में विसर्ग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों में से किसी को भी आगे नहीं टुकड़ा जा सकता, इसलिए ये अखंडित हैं। अतः ये सारे क्या होंगे? वर्ण कहलाएंगे। अब हम आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट भी कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सामान्य अर्थ है वर्णों की माला, यानी वर्णों को एक क्रम से एक लाइन में सजा के रखना, एक निश्चित क्रम से रखना, इसलिए इसको वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में मोटे तौर पर लगभग 46 या 48 वर्ण होते हैं। वेरी करेंगे, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी छोटी कक्षाओं के लिए इतना जानना पर्याप्त है। जैसे आप देखेंगे इसमें 13 स्वर हैं, लगभग 33 व्यंजन हैं और 2 अन्य व्यंजन हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रारंभिक कक्षा के लिए इतना पर्याप्त है जानना। पाणिनि के हिसाब से हम जब बहुत डीप में जाएंगे या आगे कक्षाओं में जाएंगे या संस्कृत वगैरह आप लेंगे तो आप जानेंगे कि लगभग 63 या 64 वर्ण हैं। वो क्या है अभी जानना आवश्यक नहीं है।
अभी जो आवश्यक हैं 10वीं तक कक्षाओं के लिए लगभग संस्कृत के विषय में, वो हम सारा यहाँ पर दे रहे हैं। अब वर्णों के उच्चारण स्थान पर आते हैं। आपको पता है कि वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो उसका कोई न कोई स्थान होता है। उस स्थान से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर है वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, और उस समय हमारी जो रचना यानी जो जीभ होती है मुख के जिस किसी भाग को स्पर्श करेगी, उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब स्वर और व्यंजन इत्यादि बताएंगे तो खास करके व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को हमने वहां पर कोष्टक में बता रखा है, हम आगे बताएंगे। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा जा सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें स्वर हैं और व्यंजन हैं, एक विसर्ग और एक अनुस्वार, ये 2 नए हैं। 13 स्वर हैं आपको पता है, और आपको पता है कि 33 व्यंजन हैं। एक टोटल 46 हो जाते हैं। एक विसर्ग और अनुस्वार को मिलाकर 48 जो हमने बताए थे अभी, ये आपके सामने है। स्वर की परिभाषा किसे कहेंगे? स्वयं राजन्ते स्वराः, जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते हैं, यानी जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य की हेल्प या किसी अन्य की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। इसको संस्कृत में कह सकते हैं ये उच्चारण स्वतंत्र है, यानी जिसका उच्चारण करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, इसे स्वर कहेंगे। इनकी संख्या 13 है संस्कृत में। हिंदी में आप देखते हैं कि 12 खड़ी जो आप पढ़ते हैं वो लगभग 12 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है संस्कृत में देखें कि वह 13 स्वर होते हैं। इसमें कुछ स्वर जो नए हैं आप लोगों के लिए, खास करके जैसे ल्री, ये वर्ण जो है ओनली संस्कृत में ही होता है। बाकी सारे वर्णों से आप लगभग कहीं न कहीं जान चुके हैं इन कार्य में और जानते भी हैं। एक री जो है उसका दीर्घ रूप भी जो है पाया जाता है यहाँ पर, आप इसको भी जानें। आगे हम पढ़ते हैं। स्वर को वापस अगर हम और आगे विभाजन करें तो 3 प्रकार से उसको विभाजित किया जा सकता है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा यानी लगभग 1 सेकंड से भी कम, लगभग 1 सेकंड मान सकते हैं, या उससे भी कम का समय जब लगता है तो उसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर 5 हैं लगभग, अ, ई, उ, री और री। इसी प्रकार दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा लगती है, यानी ह्रस्व स्वर जो हमने उच्चारण किया था उसका दुगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जैसे अ उच्चारण करने में हमें जितना समय लगा उसका दुगुना समय लगेगा आ, इस प्रकार उच्चारण करने में। इसी प्रकार ई का उच्चारण करने में हमने कम समय लगा, लेकिन वहीं जब दीर्घ ई का उच्चारण करेंगे तो ई इस प्रकार बोलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में लगभग दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर 8 हैं टोटल, आप सामने लिखे हुए आपके सामने, आप जान सकते हैं इनको। इसके अंदर एक जो है दीर्घ री है वो लिखा हुआ नहीं है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं दीर्घ री। दीर्घ री इस प्रकार लिखा जाता है, ह्रस्व री लिखने के बाद एक एक्स्ट्रा उसमें और लगाना पड़ेगा, तब उसे दीर्घ री के रूप में काउंट होगा। आगे हम देखते हैं प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना या उससे ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब हम कभी कभी किसी व्यक्ति को जो दूर खड़ा है उससे हम बुलाते हैं तो उसके जो अंतिम स्वर हैं उसको हम प्लुत कर देते हैं, उसको थोड़ा लंबा खींचा जाता है। जैसे यदि कोई रमेश है आपसे बहुत दूर खड़ा है और उसे आवाज़ लगानी है तो आप कहेंगे अरे रमेश, तो यहाँ पर जो लास्ट में जो अ कह रहे हैं वह एक तरह से प्लुत स्वर है। इसको दिखाने के लिए हम जो स्वर प्लुत होगा उसके पीछे एक 3 इस प्रकार हिंदी का एक अक्षर है 3, इस प्रकार हम रख देंगे संख्या को, उससे पता चलेगा कि वह एक प्लुत है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ओम, तो यहाँ पर ये जो ओ है वो असल में प्लुत है। आगे चलते हैं व्यंजन। जैसे हमने देखा था कि स्वर उन्हें कहा जाता है जिनको स्वतंत्रतया उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन वो होते हैं जिनको जब तक आप स्वर की सहायता नहीं लेंगे तब तक आप बिना उनको उच्चारण कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर परिभाषा दी गई है, येषाम् उच्चारणं स्वर साहाय्येन विना कर्तुं शक्यं नास्ति तानि व्यंजनानि कथ्यन्ते। अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर उसकी स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे उन्हें व्यंजन वर्ण कहेंगे। व्यंजनों को हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म और अंतिम है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन लगभग 25 हैं टोटल, और जिनको उच्चारण करने में हमारे मुंह के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ स्पर्श करती है जीवा उस हिसाब से हम बता रहे हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के अंदर जो है क, ख, ग, घ, घ इस प्रकार हैं। च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, ञ। ट के अंदर ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 जो है टोटल क्या है स्पर्श व्यंजन है। आपको केवल 25 याद रखे कि ये इस प्रकार का क वर्ग है। इनके आगे उच्चारण स्थान लिखे हुए देखिए, जैसे क है तो क का उच्चारण स्थान कंठ से है, यानी ये सारे जो 5 अक्षर हैं
उन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ख का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो आप बताएंगे कंठ से। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, य इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से। इसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, ण इनका उच्चारण मूर्धा से होगा। और इसी प्रकार त, थ, द, ध, न ये सारे दांत जब जीभ होगी तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि द का उच्चारण कहाँ से होगा, तो आप बताएंगे दंत से। इसी प्रकार प वर्ग के जितने सारे अक्षर हैं वो ओष्ठ से उच्चारण किए जाते हैं। इनको उच्चारण स्थान भी साथ साथ में ही याद कर लें, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो स्पर्श और ऊष्म के लगभग बीच में अवस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें अंतस्थ कहा जाता है। मुख्यतः यह मूलतः संधि में आते हैं, जैसे आपने यण संधि पढ़ते हैं उसके अंदर आते हैं। तो यण संधि के अंदर जितने सारे आपने देखा होगा कि जैसे ई होता है तो ई को य हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये जो है स्वर से ही बदला हुआ है, इसलिए इसको जो है य व र ल ये जो अक्षर हैं, ये जो वर्ण हैं चार, इन चारों को क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। जैसे य का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु से, याद रखें। र का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ल का उच्चारण स्थान दंत से होता है, और व का दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता लेनी होती है। अगला है ऊष्म व्यंजन। वायु की रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे श, श, स, ह। यहाँ पर देखें कि इस श का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा जो है तालु पर टच होगी, बिल्कुल जीभ बिल्कुल खड़ी होगी, और बिल्कुल खड़ी होकर जब हम निकालेंगे इसको श, श, तो ये मूर्धा से होगा, और जीभ दांत पर लगभग टच होगी हल्की सी, और तब इसका उच्चारण होगा तो इसको कहेंगे स। तो ये दंते स है, इसलिए इनको याद रखना है कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है। और ह है, इसका कंठ से उच्चारण किया जाता है। संस्कृत में केवल इतने ही व्यंजन है, इसके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन को हम मानते हैं, वो लिखने की स्थिति में है, असल में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो एक नया रूप ले लेते हैं, जो संयुक्त अक्षर की तरह नहीं कहकर वो संयुक्त एक बिल्कुल एक नए अक्षर की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्षत्रिय वाला जो है, या क्षत्र वाला जो है, या कक्षा का श है, यह जो है इसको देखें तो इसके अंदर दो अक्षर हैं, एक पहला क है और एक श है। इसी प्रकार त्र में त और र है, और इसी प्रकार ज्ञ, इसका सही उच्चारण ज्ञ कहा जाता है, लेकिन सामान्यतः लोग इसको ज्ञ उच्चारण करते हैं क्योंकि इसमें ज और य दोनों हैं। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार आपको पता है कि किसी भी वर्ण की जो अंतिम ध्वनि जब म के रूप में हो तो हम उसको अनुस्वार कर देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे अक्षर होते हैं, संस्कृत में विशेष करके इनका ध्यान रखना होता है। जैसे राम के शब्द रूप चलते हैं या बालक के शब्द रूप चलाते हैं तो आप कहते हैं बालकम। तो यहाँ पर बालकम जब लिखते हैं, और बालकम, इस बालक के साथ अगर इसके बाद कोई हल व्यंजन आ जाए तो यहाँ पर ये म अनुसार में हो जाएगा। तो इस प्रकार बालकम इस प्रकार रूप चलेंगे। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि जो है ह के जैसी शेष रह जाती है या अह की तरह होती है, रामह, आपने जैसे देखा है, जैसे राम पढ़ते हैं तो रामह, यहाँ पर जो ये पीछे ध्वनि दिखाई दे रही है ये वाली विसर्ग, इसको हम विसर्ग के रूप में कहते हैं, असल में दो बिंदी के रूप में इसको प्रकट किया जाता है। नासिक व्यंजन एक भेद है, जानकारी के लिए लिखा गया है और कुछ नया कुछ भी नहीं है। जैसे आपने देखा था कि हमारे पास 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग इत्यादि, तो उन सभी वर्गों के जो अंतिम वर्ण है, लास्ट पंचम वर्ण, उनको उच्चारण नाक से किया जाता है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन कहा जाता है। जैसे क वर्ग का लास्ट अक्षर है ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये 5 अक्षर जो हैं इनका नाक से उच्चारण किए जाने के कारण इनको क्या कहेगा? अनुनासिक व्यंजन। वचन का सामान्य अर्थ होता है संख्या, यानी हमारे सामने हमें जिन चीज़ों का वर्णन करना है वो कितने हैं। अगर एक हैं तो हम उसे एक वचन कहेंगे, अगर सामने कोई 2 वस्तुएं हैं या 2 व्यक्ति हैं और उनके विषय में बात करनी है तो उसे हम द्विवचन कहेंगे। और यदि 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 या 3 से अधिक जब होगा तो उसे बहुवचन के रूप में कहेंगे। इसलिए डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है कि संख्या यानी वचन में 1 होने पर एक वचन होता है, 2 होने पर द्विवचन होगा, और तथा 2 से अधिक होने पर उसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके उदाहरण के रूप में समझें, जैसे मान लीजिए कि एक बालक है तो हम कहेंगे एकः बालकः क्रीडति। एकः बालक एक है इसलिए एकः बालकः क्रीडति। तो एकः बालक इन दोनों में क्या है? एक वचन है, और इसलिए यहाँ पर जो क्रिया प्रयोग की गई है क्रीडति वह भी एक वचन की आई है। जब 2 होंगे तो हम कहेंगे द्वौ बालकौ क्रीडतः, 2 बालक खेलते हैं। यहाँ पर द्वौ बालकौ ये द्विवचन का रूप है, और द्विवचन का रूप होने की वजह से जो क्रिया है क्रीडतः वह भी द्विवचन की है।
आप जानते हैं कि जैसे पठ धातु के रूप अगर आपको याद हैं तो आप जानते हैं कि पठति, पठतः, पठन्ति इस प्रकार रूप चलते हैं। पठति ये एक वचन का रूप है, पठतः ये द्विवचन का रूप है और पठन्ति ये बहुवचन का रूप है। अब हम देखते हैं बहुवचन। त्रयः बालकाः क्रीडन्ति। अब क्योंकि बालक 3 हैं, 3 या 3 से अधिक होने पर बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पर त्रयः बालकाः यहाँ पर क्या है, यह बहुवचन है। क्रीडन्ति ये इनके लिए वर्ब है जो कि बहुवचन की ही क्रिया प्रयोग की गई है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जिस शब्द में पुरुष जाति का सामान्यतया बोध होता है उसे पुंलिंग कहते हैं। जैसे रामः, बालकः, सः इत्यादि ये पुंलिंग के शब्द हैं। जैसे सः बालकः अस्ति, यहाँ पर सः ये जो है और बालकः ये दोनों शब्द जो हैं पुंलिंग के हैं। तौ बालकौ स्तः, अब जब यही पुंलिंग के 2 लोग होंगे तो यानी 2, ठीक है ना। बालकौ वे दोनों बालक हैं। ते बालकाः सन्ति, यहाँ पर ते बहुवचन है, ते यानी वे सब। जब कोई पास की चीज होती है तो उसे हम जब एसह कहा जाता है, जब कोई दूर खड़ा हो कोई व्यक्ति तो उसे सह कहा जाता है। तो यहाँ पर बालक जो है हमसे थोड़ा सा दूर खड़ा है, इसलिए हम उसे कहेंगे सह, यानी वह बालकः अस्ति, वह एक बालक है। जब दूर कोई 2 बच्चे खड़े होंगे तो हम कहेंगे तौ बालकौ स्तः, ये दोनों बालक हैं। और जब बहुत सारे बच्चे अगर आप मान लीजिए आप बाहर खड़े हैं और ग्राउंड में कोई बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, ते बालकाः सन्ति, वे दूर हैं आपसे, इसलिए वहां पर इस प्रकार का रूप चलेंगे, सह तौ ते। स्त्रीलिंग, जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लता, रमा, बालिका, सा इत्यादि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे सा बालिका अस्ति, जिस प्रकार पुंलिंग में अगर कोई दूर है तो उसे सह कहा जाता है, इसी प्रकार अगर कोई दूर आपसे कोई लड़की खड़ी है या कोई स्त्रीलिंग है तो उसे हम सा कहेंगे। तो सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। अगर 2 बालिकाएं हैं तो हम कहेंगे ते बालिके स्तः। अगर बहुत सारी बालिकाएं दूर खड़ी हैं आपसे तो हम कहेंगे ताः बालिकाः सन्ति। वहीं अगर पास में कोई होगा, जैसे आपके बिल्कुल नजदीक में कोई बालिका खड़ी है तो आप कहेंगे एषा बालिका, यह बालिका है। अब आपको ध्यान रखना है कि सा और ऐसा में क्या फर्क है। सा यानी दूर कोई है और ऐसा यानी बिल्कुल आपके पास है। एते कोकिले, एते यानी 2, एते यानी ये 2 कोकिले हैं, बिल्कुल पास में ही है, 2 कोयल आपके पास हैं तो आप कहेंगे एते कोकिले है। इसी प्रकार अगर बहुत सारी बालिकाएं हैं और जो हैं आपके पास हैं। अगला है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जैसे एतत् फलम, अगर 1 होगा तो एतत्, अगर 2 होगा तो एते, और बहुत सारे होंगे तो एतानि। जैसे एतत् फलम यानी यह एक फल है। इसी प्रकार एते गृहे, ये 2 मकान हैं जो बिल्कुल सामने हैं। और एतानि पुस्तकानि, अगर मेरे सामने ही बहुत सारी पुस्तकानि हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं तो हम कहेंगे एतानि पुस्तकानि। तत्पत्रम, अगर कोई दूर है तो हम उससे कहेंगे तत्पत्रम, वह जो है पत्ता है। अगला है पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, यहाँ पर उत्तम पुरुष से कहेंगे जो वक्ता होता है, यानी जो बोलने वाला जो व्यक्ति है उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हमेशा जो व्यक्ति जो स्वयं बोल रहा है उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। वह जिससे बात कर रहा है यानी जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। और इन दोनों के अलावा जो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके विषय में कोई बात चल रही है उसे कहेंगे प्रथम पुरुष। तो सामान्यतया संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखें, प्रथम पुरुष के देखें कि सह तौ ते, ये प्रथम पुरुष के हैं। त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के हैं। अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के हैं। सामान्यतया हमेशा छात्रों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा प्रथम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है इत्यादि, हमेशा दिक्कत रहती है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की जो 6 रूप दिखाई दे रहे हैं, इन 6 को याद कर लें। इस 6 के अलावा जो कुछ भी होगा वो प्रथम पुरुष ही होगा। जैसे उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। इन 6 शब्दों के अलावा जो कोई भी शब्द होगा, जो कोई भी संज्ञा या जो पद होगा या सर्वनाम होगा, वह निश्चित रूप से प्रथम पुरुष का ही होगा। वह बालकः हो सकता है, रामः हो सकता है, बालिका हो सकता है, लता हो सकता है, पत्रम हो सकता है, फलम हो सकता है, यानम हो सकता है। इसी प्रकार सह तौ ते,
यह हो सकता है ऐसा, एते, एताहा, इस प्रकार जो है हो सकता है। कारक भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं इन शब्द रूपों के अलावा अगर ग्रामर को प्योर देखें, ग्रामर के बेस पर ही चलें, तो ये जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से हिंदी के लिए भी बहुत काम किए हैं। हिंदी में भी जैसे संधि या संज्ञा या जितने सारे कारक हैं या जितने सारे पुरुष इत्यादि जो होते हैं, वचन इत्यादि होते हैं, स्त्रीलिंग है, पुंलिंग है, वो सारे निश्चित रूप से संस्कृत से ही मेल खाते हैं। इसका रीजन है कि संस्कृत से ही हिंदी भाषा निकली है, इसलिए संस्कृत का ग्रामर हिंदी के ग्रामर में बहुत हेल्प करता है। और हिंदी का ग्रामर ज़्यादातर जो है संस्कृत से एज इट इज लिया हुआ है, इसलिए हिंदी के छात्र भी इस वीडियो को देखकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। कारक, क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाले जो कोई भी शब्द होते हैं या उसके लिए हम जो चिन्ह लगाते हैं वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम कारक चिन्ह कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ होने का सीधा संबंध बताने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। हिंदी में ये कारक चिन्ह आपको अलग दिखाई देंगे, लेकिन संस्कृत में कारक चिन्ह अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप देखें कि संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं। आपने सामान्यतः देखा था कि हिंदी में कई बार 7 कारक बताते हैं, कई बार 8 विभक्ति वगैरह, इस प्रकार की बहुत सारी किताब बताया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। हमेशा ध्यान रखना है कि संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। उनमें से कौन सा कारक नहीं होता? एक तो ये संबंध और एक संबोधन, ये दोनों कारक की कैटेगरी में नहीं आते। इसी वजह से मैंने इनको ग्रीन कलर से किया हुआ है, इनके रूप को यहाँ पर हरे रंग से किया गया है। तो इनके अलावा जो बाकी जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 ही कारक हैं। जब भी संस्कृत में पूछा जाएगा कि आपके पास कितने कारक होते हैं, तो आप बताएंगे 6 कारक होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनके निशान क्या है। ये जो निशान दे रखे हैं कारक चिन्ह जिनको कहा गया है, ये हिंदी में दिखाई देंगे, संस्कृत में नहीं दिखाई देंगे। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता के लिए ने आता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में देखेंगे केवल रामः ऐसा ही लिखा मिलेगा। इसलिए रामः का अर्थ है राम ने, यानी ने इसके अंदर मिला हुआ है, इसका विभक्ति के रूप में शामिल है। इसी प्रकार कर्म को, तो कर्म को के लिए हम कहेंगे, यहाँ पर विद्यालय में ये वाला जो है वो कर्मवाच्य है, कर्म है। तो यहाँ पर देखें बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर देखें विद्यालय में यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, इसलिए कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। हमेशा ध्यान रखें, जैसे कर्ता में हमेशा क्या होगी? प्रथमा विभक्ति, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति, इसी प्रकार करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक नहीं होता है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, और वापस संबोधन में देखेंगे कि वापस प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है। अब देखें कि जैसे करण कारक, करण कर्म में देखें कि करण में हिंदी में देखेंगे जैसे हाथ से चलता है या हाथ से लिखता है, पाँव से चलता है, यहाँ पर से या के द्वारा दिखाई पड़ेगा। लेकिन संस्कृत में हस्तेन, इस हस्तेन के अंदर ही कारक चिन्ह भी शामिल हैं। हस्तेन यानी हाथ से, सह हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। अगला कारक है संप्रदान। संप्रदान के लिए हम के लिए या किसी चीज को जब किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है पूरी तरह से, तो संप्रदान करते हैं। जैसे निर्धनाय धनम ददाति, निर्धन के लिए धन देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्धनाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति की गई है, तो आपको याद रखना है कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार अगर कहीं दा धातु का प्रयोग हो, और दा धातु के प्रयोग के अंदर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान, अपादान का कारक चिन्ह होता है से अलग। हिंदी में जब बोलते हैं तो उसे से अलग दिखता है, लेकिन संस्कृत में वृक्षात, वृक्षात का ही अपने आप में मीनिंग क्या है? वृक्ष से। संबंध काके के लिए ये होते हैं। यहाँ पर देखें जैसे रामः दशरथ से पुत्र आसीत, राम दशरथ का, तो ये दशरथ के अंदर का अपने आप शामिल है। हिंदी में कारक चिन्ह बिल्कुल अलग होता है, लेकिन संस्कृत में उसमें मिला हुआ रहता है। अधिकरण में पे पर होता है, जैसे तस्य गृहे यानम नास्ति, उसके घर में यान नहीं है यानी गाड़ी नहीं है, तो गृहे यानी घर में। तो यहाँ पर इस गृह के अंदर में पहले से ही समाहित है। इसी प्रकार संबोधन में हे, भू, अरे इत्यादि संबोधन में आते जाते हैं, जैसे हे राम माम पाही, हे राम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, इत्यादि उदाहरण। अब हम आते हैं बालक के शब्द रूपों पर। क्योंकि हमने समझ लिया है, तो आपने देखा था कि प्रथम विभक्ति जो होता है वो कर्ता होता है, द्वितीय कर्म होता है, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और संबंध में पुनः प्रथम विभक्ति होती है। तो जो बालक के शब्द रूप हैं, उन बालक के शब्द रूप पर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें एक बार, और उनको पूरी तरह से याद करें, ताकि अगली जब क्लासें होगी तो उन क्लासों के अंदर इनको ध्यान से आप
समझ भी पाए उन चीज़ों को और एग्जाम में आने पर उनको ठीक कर भी सकें। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में इतने सारे लकारों का प्रयोग ज़्यादा आवश्यक नहीं होता और ज़्यादा मुश्किल भी पड़ेगा, इसलिए उन कुछ विशेष लकारों को ही कोर्स में रखा जाता है, जैसे लट लकार है, लिट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है और इसी प्रकार लंग लकार है। ये 5 लकार ही मुख्यतः प्रयोग में किए जाते हैं। छठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर 4 लकार ही हैं कई पाठ्यक्रमों में और कई बार 5 भी होते हैं। इन लकारों का उपयोग विभिन्न कालों को बताने के लिए होता है, जिसे इंग्लिश में जिसे टेंस कहते हैं, वही यहाँ पर ये लकार के रूप में है। जैसे जब वर्तमान काल की क्रिया अगर हमें बतानी होगी तो हम धातु से लट लकार जोड़ेंगे। इसी प्रकार भूतकाल की क्रिया बतानी होगी तो हम धातु से लंग लकार बताएंगे। तो लंग लकार का मतलब क्या होगा? भूतकाल। लट लकार का मतलब क्या होगा? वर्तमान काल। तो ये भी याद रखें, एग्जाम में कई बार वर्तमान काल या भूतकाल नहीं लिखा होता। संस्कृत का जब भी पेपर आएगा तो उसमें लट लकार या लंग लकार या लोट लकार या फिर लिट लकार या विधिलिंग इस प्रकार का लिखा होता है। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, लोट लकार का मतलब होता है अज्ञात काल, विधिलिंग का मतलब होता है विधान करना या चाहिए अर्थ में, और लंग लकार का मतलब भूतकाल है और लिट लकार का मतलब भविष्य काल है। इस प्रकार ये सारे लकारों के आपको पता होना चाहिए। लट लकार यानी वर्तमान काल। जैसे रामः खेलति, राम खेलता है। तो यहाँ पर ये जो खेलती जो क्रिया दिखाई दे रही है आपको, ये धातु दिखाई दे रही है, ये खेल धातु है, उसमें ती प्रत्यय लगाने पर लट लकार बनता है खेलती। राम खेलता है। इसके पूरे शब्द रूप कैसे हैं तो ये भी आपके कोर्स में होते हैं, इसलिए एक बार इनको याद जरूर कर लें। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। क्योंकि हमने देखा था कि शब्दों के 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम जान चुके हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि जो कर्ता जो होगा या जो कोई भी व्यक्ति होगा वह किस वचन का है और किस पुरुष का है। जिस वचन और जिस पुरुष का होगा उसके लिए क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की होगी। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर देखें रामः, रामः आपको पता है कि एक वचन है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष और एक वचन की ही क्रिया लगेगी। अगर इसको राम के साथ हम पठती भी लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं रामः पठति, राम पढ़ता है, इस प्रकार, ठीक है ना। लेकिन रामः के साथ पठतः, पठन्ति या पठसि पठतः पठत, इनमें से कोई भी क्रिया नहीं लगा सकते। पठामि पठाव पठामा ये कोई भी नहीं लगा सकते। अगर रामा हो गया तो उसके साथ पठती ही लगेगा। इसी प्रकार देखें लिट लकार, लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। जो आने वाले किसी समय में होने वाला जो काल होगा उसे हम कहेंगे भविष्यत काल। जैसे रामः इदं कार्यम करिष्यति, राम इस कार्य को करेगा। अभी किया नहीं है, आगे करेगा, भविष्य में करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? भविष्यत काल। तो यहाँ पर जो करिष्यति जो क्रिया दिखाई दे रही है आपको, ये भविष्यत काल की क्रिया है। अब हम देखते हैं कि लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं। तो लिट लकार के रूप जो है यहाँ पर पाठ्य धातु के रूप दिए हुए हैं, देखें। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आपको दिक्कत होती होगी याद रखने में, कई बार शब्द रूपों को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है छात्रों को। उसको देखते हुए समझे ध्यान से कि जैसे मान लीजिए कि पठति, और अगर आपको पठति के रूप याद हैं, पठति पठता पठिष्य आपको याद है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से पठ को अलग कर लीजिए, यहाँ को ती को अलग कर लीजिए और इन दोनों के बीच में जो है इससे जोड़ दीजिए। जैसे पठ को आप यहाँ से अलग कर लीजिए और यहाँ पर बीच में इससे जोड़ दीजिए और पीछे जो ती था उसको ती को पढ़ा रहने दीजिए। तो जो पठती था वो क्या बन जाएगा? पठी, पठिष्यति। इसी प्रकार पठतः क्या बन जाएगा? पठिष्यतः। इसी प्रकार पठन्ति क्या बन जाएगा? पठिष्यन्ति। इसी प्रकार पठसि क्या बन जाएगा? पठिष्यसि। कहने का मतलब है कि अगर पठति पठता पठन्ति के रूप याद हैं तो उसे लिट लकार के रूप बनाना बहुत आसान है और आप आसानी से थोड़ी सी ट्रिक लगाकर, याद नहीं करना है, थोड़ी सी ट्रिक लगाकर आप जो है लिट लकार यानी भविष्यत काल के सारे रूप याद भी कर सकते हैं और एग्जाम में सही भी कर सकते हैं। अब दूसरी एक और चीज़ याद रखना है, अगर मान लीजिए कई बार मिलान आता है और आपको पता है कि इसमें भविष्यत काल बनाना है लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो कौन सा रूप होगा, तो आपका ध्यान रखें कि जैसे भविष्य के अंदर आपको खुद को दिख रहा है, देखो इससे शब्द दिखाई दे रहा है, इसी कारण भविष्य के जितने सारे रूप होंगे उसमें भी इससे दिखेगा। देखिए
पठिष्यति, भविष्यत, आपको समानता दिख रही है। इसलिए आप भविष्य में भी अगर मान लीजिए कोई सवाल आता है तो आप इसको आराम से थोड़ा सा ट्रिक लगाकर दिमाग से आप करें तो इनको भी कर सकते हैं। अगला है लोट लकार। ये लकार जो होता है किसी आज्ञा के लिए अनुमति लेनी हो या किसी की प्रशंसा करनी हो, प्रार्थना इत्यादि में होता है। जैसे भवान गच्छतु, आप जाएं या आप जाइए, सह क्रीडतु, वह खेले, किम हम वदानी, क्या मैं बोलूं, तो ये सारे रूप जो हैं वो लोट लकार के हैं। प्रथम पुरुष, अब देखें लोट लकार के रूप जो है पठ धातु के अगर हमें रूप लगाने होंगे तो हम कैसे होंगे, तो देखें पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामा, ये भी आपको याद करने हैं लोट लकार के रूप भी। आगे देखें लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। यह भूतकाल जो होता है आज का दिन छोड़कर अगर किसी अन्य दिन, कोई पीछे के दिन अगर कोई घटना घटित हुई है या कोई कार्य हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, लंग लकार यानी भूतकाल। जैसे भवान तस्मिन् दिने भोजनम अपचत, आप, भवान यानी आपने उस दिन भोजन पकाया था, ठीक है ना, कोई भूतकाल की बात है, 2 दिन की पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। भूतकाल के रूप कैसे चलेंगे, अपठत, अपठथाम, अपठन, अपठः, अपठथम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामः, ये भी आपको याद करने हैं। अगला है विधिलिंग। विधिलिंग में किसी को विधि या कोई सलाह बतानी हो, जैसे भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए, या फिर अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए, इत्यादि अगर कोई बात करनी हो जिसको अंग्रेजी में शुड से बताते हैं तो उसको हम कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि शुड है या मे इत्यादि जो होता है, आपने देखा होगा ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है वह ज़्यादातर उन्हीं रूप को, उन्हीं बातों को कहने के लिए संस्कृत में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसकी भी विशेष आवश्यकता नहीं है, मुख्यतः आप लोगों को जो आवश्यकता होती है ये 4 लकार ऊपर बताए गए हैं, उसमें से लोट लकार थोड़ा बाद में आता है। सबसे पहले जो है वह आपको पता है कि वर्तमान काल लट लकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर लंग लकार, भूतकाल और लेट लकार, ये 3 लकार पे अगर थोड़ी सी मास्टरी कर ली जाए तो संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर इन तीनों को याद कर लें तो फिर लोट लकार कोई ज़्यादा टफ नहीं पड़ता, उसमें मैच करके हम किसी और क्लास में बताएंगे कि किस प्रकार पठ धातु के रूप से ही आप लोट लकार के रूप भी बना सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक लगाकर। तो हम अगले किसी वीडियो में इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब सामान्य वाक्य निर्माण की बात आती है कि इतना सारा ज्ञान कर लेने के पश्चात संस्कृत के कुछ वाक्य कैसे बनाएं। हमने पहले पढ़ चुका है और अब वापस ध्यान से देखते हैं। जैसे अगर पास के लिए कोई चीज़ है तो हम एसह का प्रयोग करते हैं, और एतौ और एते इस प्रकार के रूप चलेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई स्त्रीलिंग है तो हम क्या कहेंगे, ऐसा, ठीक है ना, एते, एता, इस प्रकार हमने देखा था कि इनके रूप चलते हैं। इसी प्रकार दूर की कोई चीज़ हो तो दूर की के लिए सह, तौ और ते, इस प्रकार के आपको देखना पड़ता है। अगर सामने कोई दूर कोई पुंलिंग का कोई व्यक्ति ये खड़ा है तो उसे कहेंगे सह, अगर 2 बालक दूर खड़े हैं तो उसे कहेंगे तौ, और बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो ते। तो इसी के लिए आपको बताया गया है कि जैसे बालकः, बालकौ, बालकः, तो अगर हमें कहना होगा सह बालकः यानी वह बालक है जो दूर खड़ा है, लेकिन अगर कोई बालक आपके बिल्कुल पास में खड़ा है तो हम क्या कहेंगे, एसह बालकः। इसी प्रकार कोई पास में अगर 2 बच्चे खड़े हैं, 2 लड़के खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे, एतौ बालकौ, ठीक है। और दूर अगर आपसे बहुत दूर कोई 2 बच्चे खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे, तौ बालकौ, तौ यानी वे दोनों बालक हैं, एतौ यानी यह दोनों बालक हैं। इसी प्रकार अगर पास में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं आपके पास तो आप क्या कहेंगे, एते बालकाः, और बहुत सारे दूर बच्चे खड़े तो आप कहेंगे ते बालकाः। आगे देखें, हमने ये जान चुके हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आपने देखा था कि सह, तौ, ते, रामः, रामो, रामाः, बालकः, बालकौ, बालका, ये सारे क्या हैं, प्रथम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम इस प्रकार का आता है, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम इस प्रकार के आते हैं। अगर हम याद कर लें कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, ये दोनों अगर याद कर लें, ये 2 लाइन याद कर लें, इसमें 6 चीज़ें हैं, टोटल 6 रूप। तो इन 6 के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो जो कुछ भी क्या कहलाएगा, प्रथम पुरुष के अंदर आएगा। फिर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो एक वचन का है या द्विवचन का है, बहुवचन का है। तो एक वचन और द्विवचन और बहुवचन को याद रखने के कुछ ट्रिक याद लगा सकते हैं। ज़्यादातर जैसे द्विवचन के लिए जो भी शब्द होंगे, अगर पुंलिंग का कोई शब्द होगा तो ज़्यादातर उसके पीछे औ दिखाई देगा। तो अगर याद रखने की ट्रिक याद कर लगते हैं कि औ पर 2 मात्रा दिखाई दे रही है इस प्रकार, तो यहाँ पर निश्चित रूप से अगर पुंलिंग का शब्द है और उसके पीछे औ लगा हुआ है तो निश्चित रूप से द्विवचन का होगा। जैसे यहाँ पर देखें बालकौ, तो बालकौ भी यहाँ पर औ दिखाई दे रहा है आपको।
अब हम वर्ब के रूप में देखे थे तो आपने देखा कि पठ धातु के रूप अभी देखे थे हमने, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामह। अब अगर हम इन चीज़ों को याद कर लें, ये जो दो चीज़ें हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखें कि दोनों मिक्स होगी, यहाँ से कर्ता आएगा इस वाले से और यहाँ से क्रिया आएगी, तब एक सेंटेंस बनेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष के लिए इधर वाला ही प्रथम पुरुष की कोई क्रिया आएगी। अगर यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ से कोई क्रिया, एक वचन की ही कोई क्रिया लेनी है इनमें से कोई। ये इंपॉर्टेंट है, यही विशेष ध्यान रखना है। अगर यह हमने सीख लिया, अगर इतना हमने समझ लिया, तो फिर हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देखें, जैसे प्रथम पुरुष में सह जो एक वचन का है, इसलिए उसकी जो क्रिया आएगी वो भी कैसी होगी, यहाँ से क्रिया लेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन के लेंगे। आप देखें कि सह जो है कहाँ पर है, प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रथम पुरुष और एक वचन में कौन सी क्रिया है, पठती। तो निश्चित रूप से सह के साथ पठती ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखें यहाँ पर तव, तव का देखें, तव की स्थिति कहाँ पर है, तव की स्थिति पहले तो देखें यहाँ से पुरुष कौन सा है, तो प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा है, द्विवचन है, इसलिए इसकी जो क्रिया आएगी वो भी कैसी होनी चाहिए, प्रथम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। अब नीचे वाले टेबल में देखेंगे कहाँ प्रथम पुरुष है, ये देखिए प्रथम पुरुष यहाँ पर है, द्विवचन कहाँ पर है, ये रहा द्विवचन यहाँ पर। तो निश्चित रूप से तव के लिए कौन सी क्रिया आएगी, पठतः, तो हम कहेंगे तव पठतः। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सह के साथ पठती ही आएगा, पठती के अलावा इनमें से कोई नहीं आ सकता। तव के साथ पठता ही आएगा, पठता के अलावा इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता। इसी प्रकार देखें कि ते, ते आपको दिखाई दे रहा है, ते कौन से पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष का, और उसके लिए वचन कौन सा है, बहुवचन का। तो इसके लिए क्रिया कैसी आनी चाहिए, निश्चित रूप से क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होंगी। तो आप देखेंगे प्रथम पुरुष ये रहा, प्रथम पुरुष का बहुवचन देखें, ये रही प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती, इसीलिए ते के साथ क्या आएगा, ते पठंती, यानी वे सब पढ़ते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रथम पुरुष की क्रिया के लिए प्रथम पुरुष का ही कर्ता आएगा, और उसका उल्टा भी उतना ही सच है, अगर प्रथम पुरुष का अगर कर्ता है तो उसके लिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। दूसरा याद रखना है कि एक वचन के लिए एक वचन की क्रिया आती है, द्विवचन के लिए द्विवचन की क्रिया आती है, और बहुवचन के लिए बहुवचन की क्रिया आती है। अब हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के विषय में जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखें मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में देखें त्वम, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष में है और एक वचन में है, इसलिए इसकी क्रिया कैसी होगी, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होंगी। तो हम चलते हैं मध्यम पुरुष में, ये रहा मध्यम पुरुष और इसका एक वचन ये रहा, इसकी सीधा नीचे चलने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पठसी। तो त्वम के साथ हमेशा पठसी आएगा। याद रखने का आसान तरीका है कि त्वम के साथ हमेशा सी ही आएगा, त्वम के साथ सी, यानी सी वाला, पठसी, लिखसी, खेलसी, इस प्रकार के सारे सी अंत वाले ज्यादातर शब्द किसके साथ आएंगे, त्वम के साथ। युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। तो तुम दोनों यहाँ पर देखें कि तुम दोनों किस वचन का है, द्विवचन का है, और किस पुरुष का है, मध्यम पुरुष का। तो इसके लिए क्रिया कैसी होगी, मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। तो मध्यम पुरुष और ये द्विवचन की क्रिया कौन सी है, पठतः, इसलिए युवाम के साथ क्या आएगी, पठतः युवाम, पठतः तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है, अब देखें यूयम, यूयम बहुवचन का रूप है, यूयम यानी तुम सब, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होता है, इसके लिए क्रिया जो आएगी वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो मध्यम पुरुष का देखें बहुवचन कहाँ है, तो यूयम के लिए भी यूयम पठतः। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि युवाम के लिए पठतः और यूयम पठतः, यहाँ पर फर्क है दोनों में। यहाँ पर पठतः में विसर्ग है, देखें द्विवचन में विसर्ग है लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। बिना विसर्ग वाला कहाँ पर आएगा, बहुवचन में है और यूएम के साथ आएगा। अब चलते हैं उत्तम पुरुष की ओर। उत्तम पुरुष में देखें, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है, अहम, अहम यानी मैं। तो इसके लिए क्रिया कैसे आएगी, उत्तम पुरुष एक वचन की। तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है, पठामी। हमेशा याद रखना अहम के साथ मी ही आएगा, पठामी, वदामी, खेलामी, लिखामी। तो अहम के साथ जितने सारे रूप आएंगे वो मी वाले आएंगे ज्यादातर, अगर वर्तमान काल में अगर रूप चल रहे हैं, इसलिए अहम पठामी। आवाम देखें, यहाँ पर आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और हम दोनों कहाँ का रूप है, द्विवचन का रूप है, और कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष का। तो इसके लिए क्रिया कैसी होगी, उत्तम पुरुष द्विवचन। अब चलते हैं उत्तम पुरुष कहाँ है, ये रहा उत्तम पुरुष, और इसका द्विवचन कहाँ है, ये रही लाइन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या दिख रहा है आपको, पठावह, इसलिए आवाम पठावह, यानी हम दोनों पढ़ते हैं।
अब चलते हैं वयम। तो वयम के, क्योंकि आपको उत्तम पुरुष बहुवचन का है इसलिए इसके साथ वयम पठामः। अब याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि अहम के साथ हमेशा मी आता है, आवाम के साथ वह आता है और वयम के साथ मह आता है। इन शब्द रूपों को याद रखने के लिए, खास करके धातु रूपों को याद करने के लिए कुछ शॉर्ट रूप हैं, आप ये भी याद कर सकते हैं। सामान्य लट लकार के रूप हैं ये, जैसे ती तह अंति थह थ आमी आवा आमह। इनमें कोई भी धातु लगाकर आप अपनी मर्जी से रूप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है पट धातु है, तो पट से आपने बनाए हुए हैं पठति पठता पठंती, पटसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। लेकिन अगर आपको दूसरी धातु से बनाना है, जैसे गम धातु है उससे बनाना, तो गम का रूप होता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, इस प्रकार बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है लिख धातु है, तो लिख किससे आरंभ से रूप बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? लिख आपको पता है, तो लिख के पीछे क्या लगाएंगे? ती। तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। अतः आप शॉर्ट रूप में अगर इन रूपों को याद कर लें तो आपको लट लकार के लगभग सारे धातुओं के शब्द रूप आपको आसानी से याद हो सकते हैं। अब जो ऊपर मैंने समझाया था उन्हीं चीज़ों को वापस एक वाक्य के फॉर्मेट के रूप में हमने बताने के लिए इसी को नीचे लिखा हुआ है कि इन दोनों को मिलाने पर आपने देखा था कि सह जो होता है उसके साथ हमेशा जो है ती आता है, तो सह पठति बनेगा। तौ पठतः, इसी प्रकार ते पठन्ति, त्वम के साथ हमेशा पठसि, आपको पता है। युयाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, इस प्रकार रूप चलेंगे। कुछ और उदाहरण आपको जानकारी के लिए दिए गए हैं, जैसे रामः पठति यानी राम पढ़ता है, बालकः गच्छति बालक जाता है, पुष्पम पतति, पुष्प देखें कि ये भी प्रथम पुरुष का है और उसके अलावा जो है एक वचन का है इसलिए पतति। पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है, सह हस्ति, वह हंसता है, बालिका नृत्यति, बालिका नाचती हैं या नृत्य करती हैं, श्यामः खादति, श्याम खाता है, दुर्जनः धावति, दुर्जन दौड़ता है, त्वम पृच्छसि। अब देखो कि त्वम जो है उसके साथ हमेशा सी आएगा। त्वम यानी तुम, पृच्छसि तुम पूछते हो, अहम इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ। मैंने फिर बताया था कि अहम के साथ हमेशा मी आएगा। तो व्याकरण में आपको मिलान वाले बहुत सारे ऐसे रूप आएंगे जहाँ पर आपको संज्ञा या सर्वनाम को किसी धातु से मिलान करना होगा, तो वहाँ पर आपको ये बहुत चीज़ें जरूर पड़ेगी। अहम के साथ जैसे मी आएगा, त्वम के साथ हमेशा सी आएगा, एक वचन के साथ हमेशा एक वचन की क्रिया आएगी, द्विवचन के साथ हमेशा द्विवचन की क्रिया आएगी, बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया आएगी। इस प्रकार आज की हमारी संस्कृत व्याकरण की बेसिक क्लास समाप्त होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, और उसके सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन होता है, उसको बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। शीघ्र ही हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगला हमारा 6 क्लास के छात्रों के लिए विशेष है कि 6 क्लास का प्रथम चैप्टर का हम वीडियो बना चुके हैं और उसको हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यानी अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।